हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। जैसे कि आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड इस सेशन में हम इस कॉन्सेप्ट को तीन भागों में, तीन स्टेप्स में हम समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि एक डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया गया, ठीक है, और किन कंडीशंस में ये जो है कॉन्सेप्ट आया, डेवलप किया गया, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे कि व्हाट आर दी अवेलेबल अप्रोचेज टू मेजर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एंड थर्ड में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रभावित होती है, फॉल होती है, या कह सकते हैं बढ़ती है, घटती है, ठीक है। नाउ एक बेसिक डेफिनेशन से, एक बेसिक इंट्रोडक्शन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। देखिए, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हुए आ रहे हैं। इतना हमें मालूम है कि जो किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है या जो इकॉनमी है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। कोई भी एक स्टेशनरी पोजीशन नहीं है जहां पर ये पहुंचकर ये बोला जा सके कि देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक फ्लक्चुएशन है जहां पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम उनके लिए सॉल्यूशंस जो है दिया जाता है। नाउ अर्थव्यवस्था जो है उसको बेसिकली जो है दो पार्ट में अगर हम देखें कि एक तो शॉर्ट रन की जो कंडीशन है और दूसरी जो है वो एक लॉन्ग रन की सिचुएशन है। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट रन की जो इकॉनमी है, जो सॉल्यूशंस जो थ्योरीज उसके लिए तैयार की गई हैं, सॉल्यूशंस जो तैयार किए गए हैं, वो हो सकता है जो शॉर्ट रन पे काम कर रहे हैं वो हो सकता है कि लॉन्ग रन पे काम ना करें, बिकॉज दोनों जो है वो अलग घटना है। लॉन्ग रन एक अलग सिचुएशन है, एक अलग फिनोमिना है, एंड शॉर्ट रन जो है वो एक अलग घटना है, ठीक है। और ऐसा हुआ भी हिस्ट्री में, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है उसी का एक सोल्यूशन था, ठीक है। जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है या कहीं मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, उसका ही एक परिणाम है, सोल्यूशन दिया गया उसका, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग 1930s, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। देखिए, 1930s का जो टाइम है वो बहुत ये जो है ग्रेट डिप्रेशन के टाइम नाम से जो है इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में। और ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पूरा जो वर्ल्ड के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, ठीक है, उन्होंने एक सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए कि किसी तरीके से इस डिप्रेशन से बाहर निकला जाए, ठीक है। तो वो एक शॉर्ट रन प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो शॉर्ट रन एक प्रॉब्लम थी और उस टाइम जो थ्योरीज ने, जो सॉल्यूशंस जो दिए गए, थ्योरीज दी गई, उन्होंने काम किया और धीरे धीरे इकॉनमी जो है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ी, ठीक है, बाहर निकली उससे। तो उस टाइम सारे इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स के बीच में एक आम अंडरस्टैंडिंग जो थी, एक आम धारणा जो थी वो ये थी। देखिए, यहां पर जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, दिस इज वाई क्या है, आउटपुट है, इज अ फंक्शन ऑफ के एल रिस्पेक्टिवली हमारे कैपिटल एंड लेबर हैं, जो कि हमारे प्राइमरी इनपुट्स हैं या कह सकते हैं ट्रेडिशनल इनपुट्स हैं, कैपिटल एंड लेबर। तो यहाँ ड्यूरिंग 1930s यहाँ पर एक आम अंडरस्टैंडिंग थी इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स के बीच में कि अगर हम इन प्राइमरी इनपुट्स को हम ग्रोथ करें, इनपुट्स बढ़ाते जाएं, तो प्रोपोर्शनली हमारा जीडीपी जो है, जो आउटपुट है, वो भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ होता क्या है कि जब इकॉनमी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे 1950s में एंटर करती है, तो होता क्या है कि ये आम धारणा जो है, ये कॉन्सेप्ट टूटने लगता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है कॉन्सेप्ट, जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये ढूंढा गया, ठीक है, डेवलप किया गया। नाउ होता क्या है कि ये चीज हमने देखी सोलो में भी हमने स्टडी किया। सोलो में हमने क्या स्टडी किया था कि एक हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर जो है वो हाईएस्ट होता है, और मान लीजिए कि यहां वो हमारा हाईएस्ट है। और जब हम
कैपिटल एंड लेबर को बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम पे वो जो है फिर इस पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे तो वो फॉल होने लगता है, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो गिरने लगा। यही वो रूट कॉज है जिसकी वजह से टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो ढूंढा गया कि और भी फैक्टर्स हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि इन कैपिटल एंड लेबर जो प्राइमरी इनपुट से अलग हैं, इसके एडिशन में और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके लिए हमारी आउटपुट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आउटपुट उनकी वजह से बढ़ रही है। कैपिटल और लेबर की ग्रोथ की वजह से नहीं बढ़ रही है, इनपुट्स की ग्रोथ की वजह से नहीं बढ़ रही है, बट कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आउटपुट इंक्रीज होता है, जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले दी फर्स्ट 1950s में एक इकोनॉमिस्ट हुए। 1950s में एक इकोनॉमिस्ट हुए, एग्जैक्टली 1956 में, जिनका नाम था मोसेस एब्रामोविट्ज। मैं इसको लिख देता हूं, उनका नाम था मोसेस एब्रामोविट्ज। ठीक है, सो मोसेस एब्रामोविट्ज जो थे वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, और सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट है जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का या कहें मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी का, वो इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इनका ध्यान गया कि कैपिटल लेबर जो प्राइमरी इनपुट्स हैं उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आउटपुट बढ़ता है या बढ़ सकता है। ठीक है, जिनको सुधारने से हमारा आउटपुट या जीडीपी बढ़ता है। तो सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट 1956 में आया और उस कॉन्सेप्ट का नाम था एब्रामोविट्ज रेजिड्यूअल। इसका नाम था 1956 एब्रामोविट्ज रेजिड्यूअल। एंड बाद में इसी कॉन्सेप्ट को जो है रॉबर्ट सोलो जो जिनका कॉन्सेप्ट दिया गया था 1957 में, 1957 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था सोलो रेजिड्यूअल। सोलो रेजिड्यूअल डायरेक्टली जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है उसको डायरेक्टली वो एड्रेस नहीं करता, बट इनडायरेक्टली उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली जो सोलो रेजिड्यूअल है वो ग्रोथ ऑफ आउटपुट डीकंपोजिशन के बारे में बात करता है। सो इनडायरेक्टली वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, उसको आप एडिशनली ओवर द इंटरनेट सर्च करें, वो मिल जाएगा और उसे पढ़ लें। ठीक है, नाउ ये चीज आपको क्लियर होगी कि किसने कहां पर ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। 1956 में एब्रामोविट्ज रेजिड्यूअल दिया गया, उसमें टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में सबसे पहले बात की गई। नाउ इसके लिए अब हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं, छोटा सा सिंपल एक बेसिक सा डेफिनेशन, जिससे हमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बेसिकली वो क्या चीज है। ठीक है, एक छोटा सा डेफिनेशन ले लेते हैं। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ आउटपुट, refers to the growth of output which is not determined by the increase in inputs, but by the efficiency of all the factors which are considered within a production process. इस डेफिनेशन से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या चीज है। ठीक है, इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये कहता है कि बेसिकली हमारा जो
प्रोडक्शन फंक्शन है वो बेसिकली ये कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन ही है, एंड दीज आर आवर प्राइमरी इनपुट्स। सो इसके अलावा वो कौन सी चीजें हैं जो कैपिटल और लेबर की ग्रोथ पर निर्भर नहीं करता, बट कुछ और चीजें हैं जो कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहलाती है। वो क्या चीजें हैं? देखिए, एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जहां पर कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, ठीक है, बनाई जा रही हैं। तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी जितने भी फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहलाते हैं। मोटे तौर पर जब हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इस प्रोडक्शन फंक्शन में ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। अब ये जो A है, दिस इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सो वो जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। और मोटे तौर पर जब हम पढ़ते हैं इसको तो हम इसको टेक्निकल प्रोग्रेस कह देते हैं, ठीक है। बट टेक्निकल प्रोग्रेस उसी में से एक चीज है। इसमें मोटे तौर पर हम ले सकते हैं, एक तो टेक्निकल प्रोग्रेस ही हो गया, ठीक है, एंड सेकंड इसमें हम कह सकते हैं कि स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ वर्कर्स भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हम स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, एंड लैंड भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। मोड्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम। सो इसी तरीके से कहने का मतलब है कि प्राइमरी इनपुट्स के अलावा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मतलब जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ सकती है, वो ये फैक्टर्स हैं जो हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कंसीडर कर सकते हैं। इसमें हम एक छोटा सा अगर एग्जांपल ले लें, मान लें कि कोई रेस्टोरेंट है जो ऑनलाइन ऑर्डर लेता है अपने वेबसाइट के थ्रू, और किसी कारण से उनका जो वेबसाइट है वो स्लो डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से जहां 1 घंटे में 10 या 20 ऑर्डर आने हैं मान लो, वहां पर एक ही ऑर्डर आ रहा है क्योंकि वेबसाइट स्लो हो गई, ठीक है। अब वेबसाइट खुल नहीं रही है, लोग ट्राई कर रहे हैं, तो एक ही ऑर्डर आ रहा है एक घंटे में। तो उससे क्या होगा, जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो भी उससे प्रभावित होंगे। तो ओवरऑल ये सारी जो प्रोडक्टिविटी गिरने की वजह से, फॉल होने की वजह से, फाइनली ये किस में रिफ्लेक्ट होगा, आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स मिलके टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, ए में। ये ए जो है, दिस इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। नाउ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कुछ ये जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, बेसिकली ये डेवलपिंग नेशंस के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जैसे इंडिया है, तो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। बट जैसे ही हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जहाँ की जीडीपी बहुत हाई है, ठीक है, अमीर देश हैं, तो वहाँ हम देखेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो एक कनेक्शन, जो लिंक है उसका, वो मोरालिटी के साथ भी है। तो वो एक इकोनॉमिक्स से एक थोड़ा सा दूसरा पार्ट हो जाता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट अगर है तो मैं उसके बारे में भी किसी और वीडियो में बात कर लूँगा, ठीक है। सो ये आपको होप क्लियर हो गया होगा इस डेफिनेशन के थ्रू कि एक्चुअल में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। सो इसमें हम मोड्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। लैंड है, एक टेलीफोन कनेक्शन, एक वेबसाइट, एक इंटरनेट कनेक्शन, ये सारे जो हैं प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट है। और प्रोडक्शन प्रोसेस कोई एक ये नहीं है कि एक प्रिंट दे दिया है यही चीजें हैं। प्रोडक्शन यूनिट चेंज होगी, कोई और चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से इक्विपमेंट, डिवाइस, मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएंगी। तो यही टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम कॉस्ट में जो है अच्छे प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करा सकती है। सो ये सारी चीजें अभी हम आगे चलेंगे तो और देखेंगे। नाउ अब सेकंड स्टेप में हम बात करते हैं कि व्हाट आर द अवेलेबल अप्रोचेस टू मेजर द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या अप्रोचेस, अवेलेबल अप्रोचेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कौन सी अवेलेबल अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को मेजरमेंट किया जाता है या इवेल्युएट किया जा सकता है। सो इससे पहले हमने ये समझा कि
टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड एक शॉर्ट डेफिनेशन के थ्रू हमने ये भी समझा कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है. सो कह सकते हैं इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बट द क्वालिटी दैट डिटरमिन्स द एफिशिएंसी. नाउ अब डिस्कस करते हैं कौन सी अवेलेबल अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को मेजरमेंट किया जाता है. सो फर्स्ट अप्रोच जो है यहाँ पर डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस है, और इसी तरीके से हमारे पास 3-4 अप्रोचेज हैं जिन्हें ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज भी कहा जाता है. सो फर्स्ट है डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस, एंड सेकंड जो अप्रोच है दिस इज इंडेक्स नंबर्स. इंडेक्स नंबर्स में बेसिकली 2 अप्रोचेज हैं हमारे पास. फर्स्ट इज सोलो इंडेक्स एंड सेकंड जो अप्रोच है दैट इज ट्रांसलॉग इंडेक्स. थर्ड और लास्ट जो अप्रोच है वो है इकोनोमेट्रिक मेथड. सो वन बाय वन इन सारी अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम बात करेंगे डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस के बारे में. डेटा एनवेलपमेंट, so what is data envelopment analysis? Data envelopment analysis एक टेक्निक है जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग यूनिट्स की एफिशिएंसी को इवेल्युएट या कहीं मेजरमेंट किया जाता है. इस टेक्निक को नॉन पैरामेट्रिक फ्रंटियर एनालिसिस भी कहा जाता है. नॉन पैरामेट्रिक फ्रंटियर एनालिसिस. नाउ इस टेक्निक के थ्रू डिसीजन मेकिंग यूनिट्स को जो उनकी एफिशिएंसी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी एंड उनकी क्वालिटी को मेजरमेंट किया जाता है. और इस टेक्निक को नॉन पैरामेट्रिक फ्रंटियर एनालिसिस भी कहा जाता है. सो 1957 में एक इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था एमजे फेरेल. एमजे फेरेल वॉज कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट. एमजे फेरेल जो थे कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे और सबसे पहले उन्होंने इस बारे में बात की. उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो पेपर था उसका जो पर्पस था वो ये था कि हम अपने आउटपुट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं बिना रिसोर्सेज को खर्च किए. ठीक है, हाउ कैन वी इंक्रीज अवर आउटपुट विदाउट एब्जॉर्बिंग फर्दर रिसोर्सेज. करेक्ट. सो रिसोर्सेज को खर्च किए बिना आउटपुट कैसे बढ़ाया जा सकता है. सो बेसिकली ये किसके बारे में बात हो रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के बारे में. नाउ 1978 में अगेन एक पेपर लिखा गया जिसको 3 रिसर्चर्स ने मिलकर लिखा. चांस कूपर एंड रॉड्स. इन तीनों ने एक पेपर लिखा 1978 में और जिसका नाम था यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च. सॉरी. सो यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च में फर्स्ट टाइम डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस का ऑपरेशनलाइजेशन हुआ. करेक्ट. और इस टेक्निक के बारे में विस्तार से बात की गई. नाउ चलते हैं आगे.
सो डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस जो है बेसिकली एक नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच है. सो दिस टेक्निक इज नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच. सेकंड, प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम नहीं करती, कोई अजम्पशंस को सेट नहीं करती. सो नो प्रोडक्शन फंक्शन इज यूज्ड. करेक्ट. प्रोडक्शन फंक्शन को यूज नहीं करती, कोई अजम्पशंस को सेट नहीं करती, नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच है. सो किस टेक्निक से ये मेजरमेंट करती है? दिस टेक्निक यूजेस लीनियर प्रोग्रामिंग. लास्ट पॉइंट है, मॉडल इज नॉट स्टोकेस्टिक. सो ये मॉडल जो है वो स्टोकेस्टिक नहीं है. मतलब स्टोकेस्टिक का मतलब बेसिकली क्या है? स्टोकेस्टिक का मतलब है जहां प्रिडिक्शन ना किया जा सके, अनसर्टेनिटी है. ठीक है. सपोज मान लें कि हम किसी शॉप या हम मान लें कि किसी बैंक में किस टाइम कौन आता है, ये अनसर्टेनिटी है. एक रैंडमनेस है, कोई भी आ सकता है, हम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज स्टोकेस्टिक. ये स्टोकेस्टिक एक प्रोसेस होती है, स्टोकेस्टिक फिनोमिनन है. करेक्ट. सो ये 4 पॉइंट्स ही आप नोट कर लिए हो तो मैं आगे चलता हूं. नाउ ये जो प्रोसेस है डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस जो है, ये डिसीजन मेकिंग यूनिट्स की एफिशिएंसी को मेजरमेंट करता है. अब डिसीजन मेकिंग यूनिट क्या है? डिसीजन मेकिंग यूनिट्स किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई जो प्रोडक्शन प्रोसेस यूनिट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ प्रोड्यूस करती है, उसे हम डिसीजन मेकिंग यूनिट कह सकते हैं. ठीक है. या मान लें कि कोई फार्म है जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है. मार्केट में सेल करता है, तो वो क्या है? वो डिसीजन मेकिंग यूनिट कहलाएगी. और डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस की मदद से हम उसकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इवेल्युएट कर सकते हैं. ठीक है. एक डिसीजन मेकिंग यूनिट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके इनपुट एंड आउटपुट के डेटा को लेकर के. एंड अगर कई डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैं तो ये मल्टीपल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस जो है बेसिकली ये करंट स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे रिजल्ट्स को कंक्लूड करता है. करेक्ट. सो हम कह सकते हैं कि डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स इंट स्पेसिफिकेशन. एक्स इंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर लिखें. ठीक है. सो एक्स इंट स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या है? जहां पर कोई इंपीरिकल डेटा की रिक्वायरमेंट ना हो. करेक्ट. सो करंट जो अवेलेबिलिटी है डेटा की, उसी के बेसिस पे रिजल्ट्स को कंक्लूड करता है. एंड जब मल्टीपल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स की बात होगी तो जिस फर्म का, जिस डिसीजन मेकिंग यूनिट का सबसे ज्यादा इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, उस फर्म को ये हाईली एफिशिएंट मानेगा. सो ये एक इसका ड्रॉबैक भी है. ठीक है. डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये मतलब जिसका हाईएस्ट इनपुट और आउटपुट होगा उसी को ये एफिशिएंट मानेगा. और होगा क्या? सपोज हम मान लेते हैं जो बी डिसीजन मेकिंग यूनिट है, सो हम मान लेते हैं कि बी जो है इज हाईली एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग यूनिट. तो बाकियों के लिए बेंचमार्किंग सेट होगा. ये जो 3 बची ए सी डी जो रेस्ट हैं उनके लिए बेंचमार्किंग सेट होगा कि अगर बी की तरह आप भी इसी टेक्निक से प्रोसेस को चलाते तो पॉसिबल था कि आपकी भी एफिशिएंसी इतनी ही होती. ठीक है.
तो आप भी हाईली एफिशिएंट हो सकते थे अगर बी की तरह आप भी उसी टेक्निक की तरह प्रोडक्शन करते। ठीक है, सो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, करेक्ट। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस है वो एक नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच है एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स इंट स्पेसिफिकेशन, जो कि एक्स इंट स्पेसिफिकेशन क्या है, करंट डेटा है, करंट डेटा की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर ये रिजल्ट्स को कंक्लूड करता है, एम्पिरिकल डेटा की रिक्वायरमेंट इसे नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, वो है सोलो इंडेक्स, करेक्ट।